जरा इमेजिन कीजिए कल सरकार कोई ऐसा कानून पास कर दे जो सीधे तौर पर आपके और हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से छीन लेता हो। तो ऐसे में ऑब्वियसली कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बिल्कुल खटखटाएगा, लेकिन एक सेकंड रुको। क्या हो अगर सरकार उस नए कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे मैजिक बॉक्स में छिपा दे जहां से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसको बाहर ना निकाल सके? ये सुनने में किसी साई-फाई या डिस्टोपियन मूवी की स्टोरी लग सकती है। हाँ, राइट। पर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सचमुच कोई ऐसा मैजिक बॉक्स है जो सरकार को ऐसी एब्सोल्यूट पावर देता है? देखिए, आज की इस गहरी चर्चा में हम यही डिकोड करने वाले हैं। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये इंडियन पॉलिटी और जुडिशरी के बीच हुए सबसे बड़े क्लैश की रियल स्टोरी है। तो इस सस्पेंस को और नहीं खींचता हूं। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं 9th शेड्यूल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके साथ आर्टिकल 31B की। सही कहा। और हमारा आज का मिशन सिर्फ इस लॉ को बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना नहीं है। एग्जैक्टली हमारा गोल है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली याद हो जाए। एकदम एग्जाम रेडी। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और 1950s में चलते हैं। देश नया नया आज़ाद हुआ था, हमारे पास एक ब्रांड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही थी, है ना? हाँ, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग थी। आज़ादी के तुरंत बाद देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब अमीरी और गरीबी का फासला। बिल्कुल, जमींदारी सिस्टम अपने पीक पर था। कुछ गिने चुने जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और जो बेचारा किसान वहां काम कर रहा था उसके पास अपना 1 इंच जमीन भी नहीं था। सही कहा। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार का एक क्लियर विजन था। उन्हें जमींदारी को जड़ से खत्म करना था, जिसे हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। राइट, लैंड रिफॉर्म्स। और ये तो बहुत जरूरी और सही कदम लगता है डेमोक्रेसी में। तो सरकार ने कानून बनाया और जमीन बंटनी शुरू की होगी। बनाए, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम उस कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई जिसने आम आदमी को राइट्स दिए थे। जैसे ही सरकार ने जमींदारी एबोलिशन लॉज पास किए, जमींदारों ने टॉप लॉयर्स हायर किए और सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरे बाप रे! पर उनका ग्राउंड क्या था कोर्ट जाने का? उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था। उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंडर एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ओह, तो जमींदारों ने कहा कि भाई आप हमारी जमीन कैसे ले सकते हैं, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। एग्जैक्टली उनका लीगल पॉइंट इतना स्ट्रांग था कि कोर्ट्स को भी उनके फेवर में फैसला देना पड़ा। जैसे कमेश्वर सिंह केस में पटना हाईकोर्ट ने बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूशन को गरीबों को आजादी देने के लिए बनाया गया था, उसी का यूज जमींदार लोग अपनी जमीन बचाने के लिए कर रहे थे। हाँ, और कोर्ट्स टोटली लॉ बुक के हिसाब से चल रही थी। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स तोड़ेगा तो जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन करेगी ही। तो ये तो बहुत बड़ा डेडलॉक बन गया। एक तरफ सरकार सोशल जस्टिस करना चाहती है, दूसरी तरफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बचा रही है। इस प्रॉब्लम को सरकार ने सॉल्व कैसे किया? इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार ने 1951 में एक मास्टर स्ट्रोक खेला और यहाँ एंट्री होती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 की। वाह, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ था और पहला अमेंडमेंट आ गया। हाँ, और इसी अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नई चीजें ऐड की, आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल। तो यही वो मैजिक बॉक्स है जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। ये 9th शेड्यूल काम कैसे करता था? सिंपल बोलूं तो आर्टिकल 31B ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बना दिया। उसने कहा कि अगर सरकार कोई लॉ पास करती है और उसको उठाकर इस नए 9th शेड्यूल की लिस्ट में डाल देती है तो कोई भी कोर्ट उस पर उंगली नहीं उठा सकती। एक सेकंड रुको, मतलब उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल गई? बिल्कुल, चाहे वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स तोड़ रहा हो, अगर वो 9th शेड्यूल में चला गया तो कोर्ट उसे कैंसिल नहीं कर सकती। जरा इमेजिन करो इसको। ये तो एक सेफ हाउस की तरह हो गया। जैसे सरकार के कानून वीआईपीज हैं और कोर्ट के केसेस स्नाइपर्स हैं। हाँ, परफेक्ट एनालॉजी। जैसे ही वो कानून इस 9th शेड्यूल वाले सेफ हाउस में घुसा, बाहर से किसी भी लीगल स्नाइपर की गोली उस पर असर नहीं करेगी। सही पकड़ा। स्टार्टिंग में सरकार की नीयत बहुत साफ थी। उन्होंने सिर्फ 13 कानून इस सेफ हाउस में रखे थे और वो सब लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी एबोलिशन से जुड़े थे। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए एक जल्दी से मेमोरी लॉक दे देता हूँ। याद रखिए, 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट से आया लैंड रिफॉर्म प्रोटेक्शन,
नाइन्थ शेड्यूल मतलब लॉ की प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन दी आर्टिकल 31B ने। बहुत बढ़िया ट्रिक है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सरकार को पता चल गया कि उनके पास एक ऐसी तिजोरी है जिसमें कोई भी लॉ सेफ हो जाता है, तो क्या उन्होंने इसका गलत फायदा नहीं उठाया? अरे बिल्कुल उठाया, और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। जो सेफ हाउस 13 कानूनों के साथ शुरू हुआ था, वो आगे चलकर एक ब्लैक होल बन गया। ब्लैक होल मतलब उसमें हर चीज डालना शुरू कर दी? हाँ, 1960s और 70s में गवर्नमेंट्स को समझ आ गया कि ये तो अपनी मनमानी करने का बेस्ट तरीका है। तो मतलब अगर मुझे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाना है या रिजर्वेशन बढ़ाना है तो बस कानून बनाओ और 9 शेड्यूल में डाल दो। एग्जैक्टली। इलेक्शन लॉज, रिजर्वेशन लॉज, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ड्रैकोनियन लॉज भी इसमें डाल दिए गए। देखते देखते इस लिस्ट में 13 से बढ़कर 280 से ज्यादा कानून आ गए। ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस था। अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है तो कोर्ट्स क्या कर रही थी? उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका जवाब मिलने में टाइम लगा। जुडिशरी और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बीच एक बहुत बड़ी फाइट चल रही थी। और फिर 1973 में आता है इंडियन लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस। मैं गेस करूं, केशवानंद भारती केस? एब्सोल्युटली राइट। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। लेकिन ये एक मटके महान के जमीन का केस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया? क्योंकि इस केस में बेसिक क्वेश्चन जमीन का था ही नहीं। असली मुद्दा ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकती है? क्या वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर सकती है? ओह, तो इसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने क्या अप्रोच ली? सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस की बेंच बिठाई, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, और उन्होंने एक हिस्टोरिकल रूल दिया जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसे सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे? कोर्ट ने कहा कि देखिए, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मतलब अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पुश्तैनी घर है तो पार्लियामेंट उसमें नया पेंट करा सकती है, नई खिड़की लगा सकती है। हाँ, लेकिन क्या वो उस घर की नींव में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा सकती है? नहीं, फाउंडेशन नहीं टूटनी चाहिए। बहुत खूब। कोर्ट ने वही कहा कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सब फाउंडेशन है, आप इसे नहीं तोड़ सकते। पर एक कंफ्यूजन है, अगर केशवानंदा भारती केस ने कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, तो जो कानून पहले से उस मैजिक बॉक्स यानी 9th शेड्यूल में थे, उनका क्या हुआ? कोर्ट ने यहाँ अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली। उन्होंने एक कट ऑफ डेट दे दी, और वो डेट थी 24 अप्रैल 1973, जो कि केशवानंदा भारती जजमेंट की डेट है। एग्जैक्टली। लेकिन इस डेट का एक्चुअल प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या होगा, ये क्लियर हुआ एक और इम्पोर्टेंट केस में जो 1981 में आया था। वो कौन सा केस था? वामन राव बी यूनियन ऑफ इंडिया 1981। वामन राव केस, इसमें कोर्ट ने क्या क्लियर किया? सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला, देखो, 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून 9 शेड्यूल में डाल दिए गए, उन्हें हम नहीं छुएंगे, उन्हें हिस्टोरिकल इम्यूनिटी मिलेगी। ओके, मतलब पुराने पाप माफ। जो पहले से सेफ हाउस में है वो बच गए। हाँ, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर सरकार कोई भी नया कानून उस शेड्यूल में डालती है तो उस पे टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट? बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट। अच्छा, तो यहाँ एग्जाम वाले बच्चों के लिए दूसरा मेमोरी लॉक आ गया। वामन राव केस इक्वल टू 24 अप्रैल 1973 कट ऑफ डेट। परफेक्ट। लेकिन रुको, अगर कोर्ट टेस्ट करेगी, इसका मतलब वो सेफ हाउस अब पूरी तरह से लॉक नहीं रहा। सही समझे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। गवर्नमेंट्स अभी भी कोर्ट से भिड़ रही थी। फाइनल क्लैरिटी आने में 2007 तक का टाइम लग गया। ओह, 2007 में ऐसा क्या हुआ? 2007 में आया इस टॉपिक का सबसे मास्टर केस, I.R. कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसे 9 जजेस की बेंच ने सुना था। I.R. कोहेलो केस? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा इमेजिन करो, आज पार्लियामेंट एक कानून पास करती है जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह खत्म कर दे, और सरकार को पता है कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी, तो वो फटाफट इसको 9th शेड्यूल में डाल देते हैं, आर्टिकल 31B का टैग लगाकर। अब कोहलो केस के हिसाब से कोर्ट क्या करेगी? कोलो केस ने क्लियर कर दिया कि 9 शेड्यूल अब कोई कंप्लीट इम्यूनिटी शील्ड नहीं है। कोर्ट उस कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्या बात कर रहे हो? मतलब वो जो आयरन बॉक्स वाली तिजोरी थी, अब वो शीशे का ट्रांसपेरेंट बॉक्स बन चुकी है। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंट बॉक्स। सुप्रीम कोर्ट बाहर से खड़े होकर ही नहीं, अंदर घुसकर देखेगी कि ये कानून बेसिक स्ट्रक्चर को तो डैमेज नहीं कर रहा। मतलब
जुडिशियल रिव्यू की पावर खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गई। हाँ, आप कानून छिपा सकते हो, पर कोर्ट की आंखों से नहीं। अगर कानून बेसिक स्ट्रक्चर तोड़ेगा तो कोर्ट उसको 9th शेड्यूल से उठाकर बाहर फेंक देगी और कैंसिल कर देगी। ये हुई ना बात। अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं। एक डाउट कॉमन है आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को लेकर। एग्जाम में बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी एग्जाम ट्रैप है। इसको सिंपल करते हैं। आर्टिकल 31A जो है ना, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या एरियाज को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर सरकार पब्लिक गुड के लिए जमीन लेती है तो वो उस एरिया की प्रोटेक्शन है। अच्छा, 31A स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए है और 31B? आर्टिकल 31B डायरेक्टली 9th शेड्यूल से जुड़ा है। ये किसी सब्जेक्ट को नहीं बल्कि एक पूरी लिस्ट ऑफ लॉज को प्रोटेक्ट करता है। जो कानून उस लिस्ट में जाएगा, 31B उसे एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगा। Got it. 31A means subjects, 31B means list of laws under 9th schedule. एक और डाउट आता है शेड्यूल्स को लेकर। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, पर 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल में लोग मिक्सअप कर देते हैं। देखिए, 9th शेड्यूल कानून को कोर्ट से बचाने के लिए लाया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। और 10th शेड्यूल? 10th शेड्यूल का लॉ और कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून से जुड़ा है। अच्छा, वो जो आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स थी जहां नेता पार्टी बदलते थे। सही कहा। ये 52nd अमेंडमेंट 1985 से आया था, जिसका सबसे फेमस केस कीहोतो होलोहेन है। तो इसको विजुअलाइज कैसे करें? 9th शेड्यूल एक तिजोरी है जिसमें कानून छुपाए जाते हैं, और 10th शेड्यूल एक रजिस्टर है जिसमें पार्टी बदलने वाले नेताओं को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बिल्कुल सिंपल और एक्यूरेट। अब जब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन मीट करना चाहते हैं, हमारी मास्टर मेमोरी ट्रिक का टाइम आ गया है। हाँ बच्चों, एग्जाम में बस ये एक लाइन याद रखना और आपका आंसर लिखना आसान हो जाएगा। ट्रिक है 931B 173 कोएल्हो। वाओ, इसको डिकोड करें। बिल्कुल, 9 से 9th शेड्यूल, उसमें कानून को प्रोटेक्शन मिली। 31B से इसे लाया गया 1 से यानी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 पर। 73 यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट लगेगा और ये फाइनल रूल कोएल्हो केस ने फिक्स किया। सुपर्ब। 931B 173 कोएल्हो। एग्जाम में बस ये लिखना है और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए हमारे ओपनिंग क्वेश्चन का फाइनल आंसर दे देते हैं। क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैजिक बॉक्स है? हाँ, बॉक्स तो आज भी है। सरकार आज भी उसमें कानून डाल सकती है। पर ट्विस्ट ये है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बॉक्स की मास्टर की अपने पास रख ली है। अगर कानून कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन को हिलाएगा तो कोर्ट उसे छोड़ने वाली नहीं। एग्जैक्टली। फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके केशवानंदा, वमन राव और कोएल्हो केस ने जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच के पावर को बैलेंस कर दिया। इस बैलेंस पर एक सवाल है मेरे पास जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ बताइए। देखो, हमने देखा कि ये पूरा पावर बैलेंस सिर्फ एक डेट 24 अप्रैल 1973 और एक अनरिटन कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर पर टिका है। जरा सोचिए, कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मास सर्विलेंस जैसा कोई टेक्नोलॉजी वाला कानून आता है जो हमारी आजादी के मायने ही बदल दे और सरकार उसे फिर से किसी 9th शेड्यूल में डालने की कोशिश करें। तो क्या तब ये बेसिक स्ट्रक्चर का रूल हमारी मदद करेगा? क्या कोर्ट फिर से कोई नया रूल निकालेगी? इस बारे में जरूर सोचना। ये एक्चुअल में बहुत डीप थॉट है। चलिए इस डीप डाइव को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में सीखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू सीरीज अपडेट 31 अगस्त 2026 से न्यू सीरीज शुरू होने जा रही है। प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।